हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्यवसायिक संनियम रूपरेखा की यूनिट सेकंड पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें दो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है। पहला हमारा टॉपिक है क्षतिपूर्ति अनुबंध, इसको हानि रक्षा अनुबंध भी बोलते हैं, और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि है प्रत्याभूति अनुबंध। यह जो है दोनों अनुबंध के प्रकार हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कौन सा, हानि रक्षा अनुबंध, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, हानि रक्षा अनुबंध। इसको एक और नाम बोलते हैं, क्वेश्चन में कभी चेंज आया, क्षतिपूर्ति अनुबंध, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मिस्टर ए और बी के बीच में, एक एग्जांपल से हम समझते हैं पहले कंसेप्ट को। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कार को बेचने के संबंध में। कार को बेचने के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इसका मतलब फाइनल हो गया है कि मिस्टर ए जो है इन्हें कार बेचने वाले हैं। प्राइस सब डिसाइड हो गया है। अब मिस्टर सी जो है यहाँ पर मिस्टर ए के पास आते हैं और मिस्टर ए से कहते हैं कि ये कार जो है वो आप मुझे बेच दो सेम प्राइस पर। तो मिस्टर ए क्या कहेंगे यहाँ पर कि मैंने ऑलरेडी मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ मिस्टर सी जो है उन्हें ये कहें कि ये कार जो है आप मुझे सेम प्राइस पर बेच दीजिए। यदि मिस्टर बी ने कोई केस किया आपके ऊपर, कोई कोर्ट केस किया और उसके कारण कोई भी प्रॉब्लम हुई, लॉस हुआ, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल लॉस हुई, तो उसकी मैं गारंटी लेता हूं, उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा। तो यहाँ मिस्टर सी और ए के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, क्षतिपूर्ति अनुबंध। आया समझ में आपको? कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में सिंपल वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनुबंध हुआ। अब यहाँ मिस्टर सी बीच में एंटर हुए। मिस्टर सी ने यहाँ का क्या कहा, यहाँ पे किस बात की गारंटी दी, किस बात का प्रॉमिस दिया कि यदि मिस्टर बी किसी भी कंडीशन में कोई केस दायर करते हैं या कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो मिस्टर सी जो है उस अमाउंट की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ जो है मिस्टर ए और सी के बीच में कौन सा अनुबंध हुआ, हानि रक्षा अनुबंध। अब हम इसकी परिभाषा देखें तो कैसे होगी कि जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, देखिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को इस बात का वचन दिया जाता है कि स्वयं के व्यवहार, स्वयं के आचरण के द्वारा या किसी तीसरे व्यक्ति के व्यवहार के कारण किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति वह स्वयं करेगा। इस परिभाषा को हम यहाँ फिट करें। मिस्टर सी, किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को यह वचन दिया कि मेरे द्वारा, मतलब मिस्टर सी के द्वारा, या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, मतलब मिस्टर बी, कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति मैं करूंगा, मतलब स्वयं करेगा। तो ये जो अनुबंध है वह हानि रक्षा अनुबंध कहलाता है। आया समझ में आपको? इस संबंध में केस लॉ जो है हुआ था मिस्टर श्याम सी और मैसूर सरकार के बीच में। अब ये लॉ भी जो है, केस लॉ भी आप जितना लिखेंगे वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मार्किंग बहुत अच्छी होती है। तो मिस्टर श्याम सिंह और मैसूर सरकार के बीच में लॉ हुआ था, केस हुआ था, जिसमें मिस्टर श्याम सिंह ने मैसूर सरकार से स्कॉलरशिप ली 5 साल के लिए और विदेश पढ़ने चला गया। और स्कॉलरशिप लेते समय मिस्टर श्याम सिंह ने यह वचन दिया था मैसूर सरकार को कि वह जब भी मैसूर लौट कर आएंगे तो 6 साल तक, 6 इयर्स तक मैसूर सरकार की उसमें जॉब करेंगे। अब 5 साल के बाद जब मिस्टर श्याम सिंह लौट कर आए तो उन्होंने मैसूर सरकार के अंडर में जॉब नहीं की। तो यहाँ पर जब मैसूर सरकार ने कोर्ट केस किया मिस्टर श्याम सिंह के ऊपर, तब यह डिसीजन हुआ, यह निर्णय हुआ इस केस का
कि मिस्टर श्याम सिंह मैसूर सरकार को क्षतिपूर्ति देंगे, क्योंकि जब स्कॉलरशिप ली थी तो वहां वचन दिया गया था। तो यह जो है यहाँ पे क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया मिस्टर श्याम सिंह के द्वारा मैसूर सरकार को। तो यह निर्णय भी जो है, यह अनुबंध भी जो माना जाएगा मैसूर सरकार और श्याम सिंह के बीच में, वो कौन सा माना जाएगा? हानि रक्षा अनुबंध। तो ये आया समझ में आपको कि हानि रक्षा अनुबंध क्या होता है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को इस बात का वचन दिया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है कि स्वयं के द्वारा या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति वह स्वयं करेगा। क्लियर? अब हमें यदि परिभाषा समझ में आई तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब विशेषताएं निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या हो गई? कितने पक्षकार होते हैं? पार्टीज। कितनी पार्टी हुई हमारे हानि रक्षा अनुबंध में? केवल कितने पक्षकार होते हैं? 2 पक्षकार। ठीक है। दूसरा क्या होगा? प्रस्ताव व स्वीकृति। यहां भी जो है एक सामान्य अनुबंध की तरह प्रस्ताव रखा जाएगा और स्वीकृति, सी ने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझे कार बेच दो और ए ने उसे स्वीकार कर लिया और साथ में यह शर्त भी लगाई कि यदि कोई हानि होगी तो ये जो है ए के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इस हानि रक्षा अनुबंध में प्रस्ताव और स्वीकृति किस संबंध में होती है? हानि रक्षा के संबंध में। हानि रक्षा मतलब कि हानि होने वाली होगी उसकी श्योरिटी के लिए, उसकी रक्षा के लिए। ठीक है। तीसरा, स्पष्ट या गर्भित, मतलब हानि रक्षा अनुबंध जो है वह क्लियरली डिफाइन भी हो सकता है। जैसे ए और सी के यदि केस में हम देखें तो क्या था? क्लियरली डिफाइन था कि यदि वो कोई केस करता है मिस्टर बी तो उसकी क्षतिपूर्ति ये करेगा, ये क्लियर बोला गया था मिस्टर सी के द्वारा। कुछ केसेस में हानि रक्षा अनुबंध अंडरस्टूड होते हैं कि यदि कुछ केस हुआ तो उस संबंध में उसकी पूर्ति उस व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, तो गर्भित भी हो सकता है। ठीक है। चौथा, सबसे मेन पॉइंट है इसका सद्भावना। हानि रक्षा अनुबंध जो है वह सद्भावना में किए जाते हैं, वेल विशिंग में किए जाते हैं कि मन में जो है अच्छी भावना रहती है कि ये जो है आप काम करो, यदि कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। तो हानि रक्षा अनुबंध की जो एक विशेषता है वो क्या है? सद्भावना। ठीक है। फिर पांचवा, वास्तविक हानि होने पर ही, वास्तविक हानि होने पर क्षतिपूर्ति। ये जो हमारा उदाहरण चल रहा है, अब ए ने जो है कार किसको बेच दी? सी को बेच दी। अब बी ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, बी ने कोई केस नहीं किया, कोई क्लेम नहीं किया उसने, तो यहां पर सी का कोई दायित्व नहीं बनेगा, या ए जो है सी को नहीं कह सकता कि तुम मेरी राशि चुकाओ या मुझे कंपनसेशन दो, क्षतिपूर्ति दो। वास्तविक हानि होने पर ही क्षतिपूर्ति, यदि एक्चुअली कोई लॉस हुई है तो उसकी ही क्षतिपूर्ति की जाती है। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट है वैध अनुबंध के लक्षण। वैध अनुबंध के लक्षण जो हैं क्या क्या होते हैं? प्रस्ताव होना चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, अनुबंध करने की योग्यता होना चाहिए, पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। तो वो सारे अनुबंध जो अनुबंध के वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण हैं वो इसमें होना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद क्षतिपूर्ति जो है वास्तविक राशि की ही होगी, वास्तविक राशि की क्षतिपूर्ति। यदि मिस्टर बी के द्वारा क्लेम किया गया है या जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई उसका खर्चा यदि 1000 रुपए आया है और मिस्टर ए कह रहे हैं कि 5000 रुपए जो है मिस्टर सी जो है कंपनसेशन देंगे, तो यह गलत है। क्या है इसका? वास्तविक राशि की ही क्षतिपूर्ति होगी। इसका अर्थ है कि जितनी एक्चुअल अमाउंट हुई है 1000 रुपए की यदि लॉस हुई है मिस्टर बी के द्वारा जो केस किया गया है उसके कारण मिस्टर ए को केवल 1000 रुपए की क्षति हुई है, तो मिस्टर सी जो है यहाँ पर केवल 1000 रुपए ही भुगतान करने के दायित्व है।
5,000 रुपए की जो मांग की जा रही है मिस्टर ए के द्वारा वो सही नहीं है। तो वास्तविक हानि की जो है क्षतिपूर्ति, वास्तविक राशि की ही क्षतिपूर्ति की जाएगी। फिर वैधानिक दायित्व कब उत्पन्न होगा? वैधानिक दायित्व की उत्पत्ति। तो वैधानिक दायित्व की उत्पत्ति उसी समय उत्पन्न होगी जब वास्तविक हानि हुई है। ठीक है, केवल हानि रक्षा अनुबंध होने से, ए और सी का केवल वचन देने से हानि रक्षा अनुबंध में दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। यदि मिस्टर बी के द्वारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, या हमने जो श्याम सिंह और मैसूर सरकार वाला केस देखा उसमें भी क्या है कि 5 साल तक मिस्टर श्याम सिंह पर कोई क्लेम नहीं किया गया। 6वें साल जब वो मैसूर वापस आए, जब उन्होंने जॉब नहीं ज्वाइन की गई कि तब जाकर मैसूर सरकार ने केस दायर किया। तो अर्थ क्या है इसका कि वैधानिक दायित्व की उत्पत्ति केवल वचन देने से नहीं होती है, उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से वास्तविक हानि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर पक्षकार हमने देखे, 2 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 पक्षकार? तो पक्षकार का नाम मिस्टर ए हानि रक्षक, जिन्होंने वचन दिया है, हानि रक्षक, इंडेम्निफायर। मिस्टर सी जो है यहाँ पे हानि रक्षक है, हानि की रक्षा करने का दायित्व उठाया उन्होंने, इंडेम्निफायर है वो। और दूसरे है यहाँ पर हानि रक्षाधारी, हानि रक्षाधारी, इंडेम्निफाइड, इंडेम्निफाइड। तो 2 पक्षकार होते हैं, हानि रक्षक जो वचन देता है, वचनदाता। ठीक है, इसको हम यदि अपने शब्दों में लिखे तो वचनदाता, जिसने वचन दिया है। और हानि रक्षाधारी वचन ग्रहीता, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, इंडेम्निफाइड। तो ये है हमारी इसकी विशेषताएं। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे कि अधिकार क्या क्या होते हैं। जो हानि रक्षाधारी है मिस्टर ए है, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, या बोले कि सी के क्या क्या दायित्व हैं। ठीक है, तो यदि आपको इसके अधिकार आते हैं, हानि रक्षाधारी के अधिकार आते हैं या हानि रक्षक के दायित्व आते हैं, तो क्या क्या होते हैं वो समझ लें। क्या पढ़ रहे हैं हम? हानि रक्षाधारी मतलब जिसने वचन ग्रहण किया है, जिसको गारंटी दी गई है, के अधिकार, या हानि रक्षक के दायित्व। ठीक है, समझना इसको। पहला जो अधिकार है, क्या अधिकार है? क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। अपना एग्जाम्पल क्या चल रहा था? ए और सी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। सी ने वचन दिया था कि कार तुम मुझे बेच दो, कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी अमाउंट आपकी नुकसान होगी तो उसका पेमेंट मैं करूंगा। तो ये जो है सी कौन है यहाँ पे? हमारा हानि रक्षक है। ठीक है, और ए कौन है यहाँ? हमारा हानि रक्षाधारी है। सी ने वचन दिया है, ये वचनदाता है। अब हम किसके अधिकार देख रहे हैं? हाँ, इसके क्या अधिकार है? तो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। यदि मिस्टर बी ने कोई नुकसान किया है, मिस्टर ए के ऊपर कोई क्लेम किया है जिसके कारण उन्हें जो है लॉस हुआ है उस अनुबंध के कारण, तो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। मिस्टर ए को जो कंपनसेशन रिसीव करने का राइट है। ठीक है, दूसरा, कोई खर्च हुआ है, कोर्ट केस किया था और कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो व्ययों को पाने का अधिकार है। जितने भी व्यय हुए होंगे उस कोर्ट केस को पूरा शुरू से लेके आखिरी तक खत्म करने में, तो वो सारे एक्सपेंडिचर की पूर्ति जो है जिसने वचन दिया है वो देगा। तीसरा, लागत पाने का अधिकार। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई खर्चा लगा है, कुछ भी एक्सपेंडिचर हुआ है,
तो इसका अधिकार है हानि रक्षाधारी का, मिस्टर ए का यह राइट है कि वो सारे खर्चे जो है इनसे ले, लेकिन इसके अलावा वह केवल उतनी ही राशि जो है प्राप्त करेगा जितनी वास्तव में हानि हुई है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए जो है मन से कुछ भी अमाउंट बोले और मिस्टर सी उसको चुकाने का दायित्व बनता है। अब यदि आपको इनके दायित्व आते हैं, हानि रक्षक या वचनदाता के क्या दायित्व है, क्या ड्यूटीज हैं जिन्होंने वचन दिया है, तो उनके जब आप ड्यूटीज लिखेंगे तो इसको कैसे लिख देंगे, क्षतिपूर्ति देने का दायित्व, व्ययों को देने का दायित्व, लागत को देने का या लागत को चुकाने का दायित्व। तो पॉइंट एक ही रहेंगे, सिर्फ आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज होगी। तो ये है हमारा कौन सा अनुबंध जो हमने समझा, हानि रक्षा अनुबंध या क्षतिपूर्ति अनुबंध, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रत्याभूति अनुबंध, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। प्रत्याभूति अनुबंध, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको समझने के लिए हम पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो है हम समझेंगे। तो हमारा उदाहरण है कि मिस्टर राम और मिस्टर मोहन के बीच में 5,000 रुपए का लेन देन हुआ। मिस्टर राम ने 5,000 रुपए मिस्टर मोहन को उधार दिए। अब इसमें मिस्टर मोहन को उधार दिए, अब मिस्टर राम जो है मिस्टर मोहन को नहीं जानते थे, तो यहां पर मिस्टर राहुल जो है उन्होंने कहा कि आप मिस्टर मोहन को रुपए उधार दे दीजिए, यदि मिस्टर मोहन यहाँ पर पैसे चुकाएंगे नहीं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसकी क्षतिपूर्ति मैं कर दूंगा या इसका जो है दायित्व मैं भुगतान कर दूंगा। मिस्टर राम और मोहन के बीच में अनुबंध हुआ, 5,000 रुपए मिस्टर मोहन को उधार दिए। अब यहाँ पर मिस्टर राहुल बीच में रहे, इन्होंने इस बात की गारंटी ली, इस बात का वचन दिया कि यदि मिस्टर मोहन के द्वारा 5,000 रुपए का भुगतान नहीं किया जाता है तो मैं जो है आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये होती है गारंटी। जनरली बैंक में हम लोन लेने जाते हैं, किसी नए घर में हम जाते हैं, तो वहां पे भी जो है आपको गारंटी लगती, गारंटर लगते हैं जो गवाह लगते, साइन करते हैं कि हाँ हम इस व्यक्ति को जानते हैं, या गारंटी देनी रहती है कि हाँ इस व्यक्ति को आप मकान बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 पार्टी इन्वॉल्व हुई, 3 पार्टी हुई, मिस्टर राम और मिस्टर मोहन, ये ओरिजिनल है। मिस्टर राहुल जो है उन्होंने गारंटी दी है। तो अब जब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा कि जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को इस बात का वचन दिया जाता है कि तीसरे पक्षकार के द्वारा यदि किसी दायित्व का भुगतान या वचन का निष्पादन, मतलब प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जाता है या दायित्व का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस दायित्व का भुगतान वचनदाता, मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है वह करेगा। तो ऐसे अनुबंध को प्रत्याभूति अनुबंध कहते हैं। फिर से सुनिए, जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को इस बात का वचन दिया जाता है कि तीसरे व्यक्ति के द्वारा यदि दायित्व का भुगतान या वचन का निष्पादन नहीं किया गया तो उस दायित्व का भुगतान वचनदाता या स्वयं के द्वारा किया जाएगा। ऐसे अनुबंध को प्रत्याभूति अनुबंध कहते हैं। आया समझ में आपको एग्जाम्पल से? ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं लिखेंगे, विशेषताओं से आपको और समझ में आएगा। तो विशेषताएं, फीचर्स, पहली विशेषता क्या हो गई इसकी, पक्षकार। अब यहां पर आप देखिए कितने पक्षकार हो गए, 3 पक्षकार हो गए। ठीक है, कौन कौन से, एक तो मूल ऋणी, ठीक है, फिर एक ऋणदाता, और तीसरा कौन हो गया, गारंटर, मिस्टर राहुल, वचन देने वाला,
या गारंटी देने वाला, वचन देने वाला। ठीक है, मेन प्रिंसिपल, डेटर्स, फिर क्रेडिटर्स और श्योरिटी, तीन पार्टी हो गई हमारी, मूल ऋणी, ऋणदाता और वचन देने वाला। अब सेकंड नंबर पे हो जाएगा हमारा अनुबंध। कितने अनुबंध होंगे यहाँ पर? 3 अनुबंध होंगे, तीनों के बीच में। इन दोनों के बीच में भी एग्रीमेंट है, 5,000 रुपए उधार दिए, इन्होंने उधार लिए। इन दोनों के बीच में भी है, गारंटी दी जाएगी। इनके बीच में भी रहेगा, क्योंकि मिस्टर मोहन ने ही कहा होगा मिस्टर राहुल को कि मेरी गारंटी लो, क्योंकि मिस्टर राम जो है वो मिस्टर मोहन को नहीं जानते थे। तो यहाँ पे 3 अनुबंध होंगे, किस किस के बीच में? मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच में पहला अनुबंध होगा। फिर दूसरा अनुबंध किसके बीच में होगा? ऋणदाता, जिन्होंने ऋण दिया है वो, और गारंटी देने वाला, गारंटी प्रत्याभूति देने वाला। और इन दोनों के बीच में मतलब मूल ऋणी और गारंटी देने वाले के बीच में। इस प्रकार से इसमें 3 अनुबंध होते हैं। ठीक है, तीसरा दायित्व। इसमें जो है मिस्टर राहुल का दायित्व कब उत्पन्न होगा? प्रारंभ से ही, लेकिन इनका दायित्व क्या होता है? गौण, सेकंड नंबर पे। मतलब प्रथम दायित्व जो है मिस्टर मोहन का ही है कि सबसे पहले मिस्टर मोहन 5,000 रुपए चुकाएंगे। यदि जो है मिस्टर मोहन यहाँ पर पैसे नहीं चुकाते हैं तो ही मिस्टर राहुल को यहाँ पर अमाउंट पे करनी होगी। तो यहाँ पर दायित्व जो है वो सेकेंडरी होता है, गौण होता है। ठीक है, चौथा दायित्व की उत्पत्ति। दायित्व की उत्पत्ति कब होती है? तो गारंटी अनुबंध में, प्रत्याभूति अनुबंध में दायित्व जो है प्रारंभ से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वास्तविक दायित्व का भुगतान उसी स्थिति में करना होता है जब मूल ऋणी के द्वारा जिसने लोन लिया है उसने पेमेंट नहीं किया हो। तो दायित्व की उत्पत्ति प्रारंभ से ही रहती है, मतलब शुरुआत से ही मिस्टर राहुल जो है वो दायी हैं, लेकिन वास्तविक अमाउंट कब पे करनी पड़ेगी वो चीज क्लियर नहीं रहती है। फिर पांचवा प्रतिफल। यदि जो है ये गारंटी अनुबंध जब तभी लागू होगा जब मेन जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मेन कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है उसमें प्रतिफल हो। बिना प्रतिफल के यदि कोई बात हो रही है और उसमें यदि कोई गारंटी दी जा रही है, वचन दिया जा रहा है, तो उसे प्रत्याभूति अनुबंध नहीं कहा जाएगा। समझ में आया? मतलब यदि फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होना चाहिए कि मैं तुम्हारी 10 लाख रुपए की जमीन जो है कोई व्यक्ति बेचना चाहता है और सामने वाली पार्टी को वो नहीं जानता है, तो 10 लाख रुपए की जमीन बेचना चाहता है, सामने वाली पार्टी की गारंटी लेकर कोई आता है कि तुम बेच दो, पैसे मैं दिलवा दूंगा, यदि नहीं देगा तो मैं तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा, तो ये भी प्रत्याभूति अनुबंध कहलाएगा। लेकिन जहां पर प्रतिफल नहीं है वहां पर यह प्रत्याभूति अनुबंध नहीं कहलाता है, तो प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है। छठवां, अनुबंध जो है वो वैधानिक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रत्याभूति अनुबंध जो है वह वैधानिक कंडीशन में ही अप्लाई होता है। यदि मान लीजिए स्मगलिंग के दौरान जो है किसी बात की गारंटी दी गई, स्मगलिंग कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, उस संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी दी गई है और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट भी मना कर देगी। क्यों मना कर देगी? उसकी गारंटी को फेल क्यों हो जाएगा वो? क्योंकि अनुबंध जो है वो वैधानिक नहीं है। तो कौन कौन से अनुबंध वैध हैं, कौन कौन से अवैध हैं, ये हम जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि शादी में रुकावट डालने वाला, व्यापार में रुकावट डालने वाला, शर्त लगाने वाले ठहराव जो है वो क्या है? अवैध है। तो इस संबंध में किसी प्रकार की यदि गारंटी दी गई है तो उस संबंध में जो है प्रत्याभूति अनुबंध नियम नहीं लगेगा, वहां क्लियर कह दिया जाएगा कि आपका अनुबंध जो है वैधानिक नहीं है। इसके बाद जो है अगला हम देखेंगे यहाँ पे 7वें नंबर पे कि
प्रत्याभूति अनुबंध जो है, प्रत्याभूति अनुबंध निश्चित होता है एवं मूल ऋणी, मूल ऋणी की इच्छा पर होता है। कैसे? मतलब यहां पर मिस्टर राम ने 5,000 रुपए मिस्टर मोहन को उधार दिए। मिस्टर मोहन जो है चाहेंगे तो ही मिस्टर राहुल यहाँ पर गारंटी का कहेंगे कि हाँ जो ये गारंटी मेरी मिस्टर राहुल दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रत्याभूति अनुबंध जो है वो निश्चित एवं मूल ऋणी की इच्छा पर, मूल ऋणी कौन है? मिस्टर मोहन। तो मिस्टर मोहन की गारंटी मिस्टर राहुल ले रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी दोनों की इच्छा होना, मतलब मिस्टर मोहन की इच्छा होना कि मिस्टर राहुल जो है यहाँ पर गारंटी लें, प्रत्याभूति लें, और मिस्टर राहुल की यह इच्छा होना कि मैं जो है मिस्टर मोहन की गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर होते हैं। यदि दायित्व का भुगतान इनके द्वारा नहीं किया गया तो मिस्टर राहुल को करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रत्याभूति अनुबंध जो है वह निश्चित होते हैं और साथ ही मूल ऋणी की इच्छा पर डिपेंड करते हैं कि वह कहेंगे तो मिस्टर राहुल जो है यहाँ पर रहेंगे। और हमने हानि रक्षा अनुबंध देखा था, तो वो सद्भावना में किए जाते हैं, वो वेल विशिंग में किए जाते हैं कि हाँ हमें ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की मदद करना चाहिए, तो उस संबंध में कह दिया जाता है कि तुम यह काम करो, यदि कोई लॉस होगा तो उसकी पूर्ति मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने समझा यहाँ पर विशेषताएं। अब जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, जो कि है हानि रक्षा अनुबंध, मतलब क्षतिपूर्ति अनुबंध और प्रत्याभूति अनुबंध में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आपको मीनिंग समझ में आया, तो आप इसे डिफरेंस, कुछ डिफरेंस तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसमें। तो थोड़ा सा समझिए आप उसकी विशेषताएं यदि हमने लिखी हैं तो हम डिफरेंस को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा डिफरेंस है, और डिफरेंस लिखने के लिए हमें क्या करना है? हमेशा बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना है, अंतर का आधार। मार्किंग भी अच्छी होती है और हम पॉइंट वाइज चीजों को लिख पाते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं इंडेमिनिटी अनुबंध, हानि रक्षा अनुबंध, और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रत्याभूति अनुबंध। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो हम क्या लिख सकते हैं, कभी एग्जाम में आप नहीं भी पढ़कर गए तो आप विशेषताओं से बहुत सारे डिफरेंस बना सकते हैं, और मेनली यदि मीनिंग समझ में आया है तो आप लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम मीनिंग का बना दें, आशय अभी हमने समझा, लिख लेंगे इजीली आप। इसमें क्या लिखेंगे कि जब एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को इस बात का वचन दिया जाता है कि मेरे द्वारा या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की हानि होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा। प्रत्याभूति में हमने क्या समझा कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को इस बात का वचन दिया जाता है कि तीसरे पक्षकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वचन का निष्पादन नहीं किया गया या दायित्व की पूर्ति नहीं की गई तो उसकी पूर्ति मैं करूंगा, इस बात के वचन दिया जाता है। दूसरा पक्षकार बताने की जरूरत है क्या? इसमें दो पक्षकार होते हैं, केवल दो ही पार्टी। हमने ABC वाला एग्जाम्पल देखा था, इसमें हमने मिस्टर राम, मोहन और राहुल वाला एग्जाम्पल देखा। 3 पक्षकार होते हैं, ठीक है। इसमें अनुबंध, कितने अनुबंध होते हैं? केवल एक अनुबंध होता है। हमने ABC वाला एग्जाम्पल देखा था तो केवल A और C के बीच में गारंटी दी गई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ? केवल 1। और यहाँ पर जो है 3 अनुबंध होते हैं तीनों के बीच में, मतलब हमारे एग्जाम्पल को देंगे तो राम और मोहन के बीच में हुआ, फिर राम और राहुल के बीच में हुआ, और मोहन और राहुल के बीच में भी हुआ। ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होते हैं। चौथा क्या लिख सकते हैं हम? दायित्व, लायबिलिटी।
हानि रक्षा अनुबंध में जो व्यक्ति वचन देता है उसका दायित्व प्राथमिक होता है, मेन होता है उसका, ठीक है। लेकिन प्रत्याभूति अनुबंध में मिस्टर राम ने 5,000 रुपये उधार दिए थे मिस्टर मोहन को, मोहन पैसा नहीं चुकाएंगे तो मिस्टर राहुल को पैसे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सा होता है, गौण, सेकेंड, ठीक है, सेकेंडरी होता है। 5वां क्या लिख सकते हैं हम इसमें, दायित्व हो गया हमारा, फिर हम लिख सकते हैं दायित्व की उत्पत्ति, दायित्व की उत्पत्ति, लायबिलिटी कब उत्पन्न होती है, तो हानि रक्षा अनुबंध में दायित्व की उत्पत्ति कब होगी, वास्तविक हानि होने पर, ये हमने विशेषता में भी पढ़ा था, ठीक है ना, ए और बी वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था, वास्तविक हानि होने पर ही दायित्व की उत्पत्ति होती है, और यहां पर कब होगी, मूल ऋणी के, मूल ऋणी मतलब मिस्टर मोहन जब भुगतान नहीं करेंगे तो मूल ऋणी के द्वारा त्रुटि करने पर, ठीक है ना, मिस्टर मोहन ने मना कर दिया या पैसे नहीं चुकाए, उस समय दायित्व की उत्पत्ति जो है होगी। क्लियर। प्रतिफल, प्रतिफल की कंडीशन क्या है, हानि रक्षा अनुबंध में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्रतिफल का होना, प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, सॉरी, और प्रत्याभूति अनुबंध में प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है, मतलब मौद्रिक अमाउंट, मौद्रिक राशि का होना, प्रतिफल होना आवश्यक है। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, तो हानि रक्षा अनुबंध जो है वास्तविक, या केवल राशि ले लें हम, राशि, तो हानि रक्षा अनुबंध में कौन सी राशि का भुगतान किया जाएगा वचनदाता के द्वारा, वास्तविक राशि का, एक्चुअल में जितनी लॉस हुई है उतनी राशि का भुगतान किसके द्वारा, वचनदाता के द्वारा किया जाएगा। और प्रत्याभूति अनुबंध में जो ऋणी और ऋणदाता के बीच में जो अमाउंट है या जितने दायित्व के भुगतान की गारंटी दी गई है, तो उतनी राशि का, उतनी राशि, जितनी राशि के भुगतान की गारंटी दी गई है, जितनी राशि के भुगतान की प्रत्याभूति दी गई है या गारंटी दी गई है, ठीक है। फिर अगला क्षेत्र, हानि रक्षा अनुबंध का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, क्योंकि केवल ये कहाँ लागू होता है, जहां पर स्वयं के द्वारा, मतलब किसी पक्षकार के द्वारा क्या किया गया हो, गारंटी दी गई हो कि मैं क्षतिपूर्ति करूंगा, और इसका क्षेत्र जो है व्यापक होता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप भी समझते हैं कि बहुत सारी जगह पे गारंटी दी जाती है। फिर 9वां उदाहरण, हानि रक्षा अनुबंध का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप वहां भी जब लिखे तब बीमा कंपनी वाला एग्जाम्पल जो है यहाँ पे ले सकते हैं, कि बीमा कंपनी के द्वारा जो काम किया जाता है, बीमा कंपनी का काम क्या होता है, चाहे हम गाड़ियों का बीमा करवाएं, चाहे हम घर का बीमा करवाएं, या गुड्स का जो है माल हम लाते ले जाते हैं उसका बीमा कराते हैं, तो व्यक्ति के द्वारा प्रीमियम भरी जाती है, और यदि इन केस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी की जो डैमेज होती है उसका एनालिसिस करके इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है। तो ये क्या होता है, हानि रक्षा अनुबंध का। तो इसका उदाहरण हो गया हमारा बीमा कंपनी। प्रत्याभूति अनुबंध, घर खरीद रहे हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा ऋण दिया गया है, तो वहां पे जो है आपको गारंटी देनी पड़ती है। तो उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं, ऋण देने की स्थिति में कोई भी सौदा, कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, कुछ सामान खरीदने बेचने का,
तो उस कंडीशन में बिग अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है, खरीदने बेचने के संबंध में कुछ भी हो सकता है, कार लिख सकते हैं, बिल्डिंग लिख सकते हैं, प्लांट लिख सकते हैं, मशीनरी लिख सकते हैं। तो ये हमारा उदाहरण हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट हम समझ लेते हैं, पॉइंट तो और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन हम जो है इतने ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो है हमारा है वाद प्रस्तुत करना, केस फाइल करना। अब ए ने सी को गारंटी दी थी, तो हानि रक्षा अनुबंध में केस फाइल नहीं हो सकता है, केस दायर नहीं हो सकता है। ए और सी, ना तो ए जो है सी पर केस कर सकता है, ना ही सी जो है वो ए पे केस फाइल कर सकता है। किसी भी कंडीशन में केस दायर नहीं हो सकता है। और यहां प्रत्याभूति अनुबंध में जैसे मान लीजिए मिस्टर मोहन के पैसे जो है मिस्टर राहुल ने चुकाए हैं, तो मिस्टर राहुल जो है वह मिस्टर मोहन के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। तो गारंटी देने वाला कब मूल ऋणी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, गारंटी देने वाला। अच्छा, हानि रक्षा अनुबंध में कुछ अपवाद की कंडीशंस रहती है, तो मैं आपको इन जनरल नियम बता रही हूँ कि केस फाइल नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं कि जहां पे केस फाइल हो सकता है, लेकिन हम यदि इन जनरल बात करें तो केस फाइल नहीं हो सकता है। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हम पढ़ेंगे कि प्रत्याभूति कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ गारंटी, प्रत्याभूति के प्रकार। तो प्रत्याभूति गारंटी दो प्रकार की होती है बेसिकली। पहली है पूर्व से विद्यमान और दूसरी होती है भावी, भविष्य से संबंधित। ये दो प्रकार की होती है, विशिष्ट और चालू। चलिए, तो पूर्व से विद्यमान गारंटी, तो इसमें हमारा एग्जांपल चल रहा था कि मिस्टर राम और मोहन 5,000 रुपये, मिस्टर राम ने मिस्टर मोहन को 5,000 रुपये 2 महीने के लिए उधार दिए। 2 महीने का टाइम पूरा हो गया, मिस्टर मोहन जो है यहाँ पर 2 महीने पेमेंट नहीं कर पाए। अब मिस्टर राम का ये कहना है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर गारंटी ले, इस बात की श्योरिटी दे कि यदि तुमने अगले 1 महीने में यह पेमेंट नहीं चुकाया तो वह व्यक्ति चुका देगा, तो मैं 1 महीने का टाइम पीरियड आपको दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर राहुल जो है यह गारंटी दे देते हैं। समझ में आया? पूर्व से विद्यमान मतलब यहाँ पर मिस्टर राहुल की एंट्री जो है बाद में हुई है। मिस्टर राम ने मिस्टर मोहन को 5,000 रुपये कितने महीने के लिए दिए? 2 महीने के लिए दिए। 2 महीने की समयावधि पूरी हो गई है। मिस्टर राम ने पैसे मांगे मोहन से कि आप पैसे का पेमेंट कर दीजिए। मिस्टर मोहन ने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप 1 महीने का टाइम और दे दीजिए, मैं आपको भुगतान कर दूंगा। लेकिन मिस्टर राम का भी यहाँ पे कहना है कि कोई व्यक्ति यदि यहाँ पर प्रत्याभूति दे दे, गारंटी दे दे, तो मैं यह स्वीकार कर लूंगा। तो मिस्टर राहुल ने यहाँ पर गारंटी दी कि ठीक है, 1 महीने का टाइम पीरियड आप मिस्टर मोहन को दे दीजिए, ये यदि 1 महीने के बाद भुगतान नहीं करेंगे तो मैं वचन देता हूँ कि इस अमाउंट की भुगतान कर दूंगा। तो ये जो है क्या कही जाएगी? पूर्व से विद्यमान गारंटी। आया समझ में? ठीक है, पूर्व से विद्यमान गारंटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा था, उसमें जो है गारंटी देने वाला व्यक्ति जो है बीच में आया है। अब हम बात करें भावी, तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अनुबंध हो रहा है, वो स्पेशली रहता है और उसमें गारंटी दी जाती है। तो विशिष्ट का नाम से ही क्लियर है कि जब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए यदि गारंटी दी जाए, प्रत्याभूति दी जाए, तो उसे हम कहेंगे क्या? विशिष्ट, स्पेसिफिक गारंटी। और
चालू मतलब होगा यहाँ पे कंटिन्यूस, कि जब मान लीजिए इसमें कि मिस्टर मदन है, वो मिस्टर श्याम से माल खरीद रहे हैं, मतलब उनका रेगुलर बिजनेस चलता रहता है और माल खरीदते रहते हैं मिस्टर मदन, किससे? मिस्टर श्याम से। अब यहाँ पर माल खरीद रहे हैं तो मिस्टर मदन को यहाँ पे पेमेंट करना है, तो मिस्टर राहुल के द्वारा यहाँ पर ये कह दिया जाए मिस्टर श्याम को कि आप मिस्टर मदन को 5,000 रुपए तक का माल जो है जब भी आए तब दे दिया करें। इसकी बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, वचन देता हूँ कि यदि जो है ये 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं होता है तो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे जब भी लेने आए, मतलब जब तक इनका ट्रांजेक्शन चलता है, ये टाइम पीरियड फिक्स भी कर सकते हैं कि ऐसा बोल दिया जाए कि लगातार 3 महीने में जब भी मिस्टर मदन 5,000 रुपए का सामान लेने आए तो आप इन्हें दे देना। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, मिस्टर मदन इसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। तो ये कौन सी गारंटी कहलाएगी? चालू गारंटी। मतलब चालू गारंटी की परिभाषा क्या हो गई कि जब ट्रांजैक्शन मतलब सौदों की एक श्रृंखला के संबंध में गारंटी दी जाती है कि इस व्यक्ति को साल भर तक का सामान आप दे देना, और अमाउंट भी फिक्स कर दी जाती है कि 10,000 रुपए तक का सामान साल भर में आप कभी भी लेने आए तो आप इन्हें दे देना। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि 10,000 रुपए तक का पेमेंट मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे ये क्या कही जाएगी? चालू, जिसमें कंटिन्यूअसली ट्रांजेक्शन्स जो है वो उसकी लिमिटेशंस नहीं रखी गई है, अमाउंट की लिमिटेशन रखी गई है। और विशिष्ट केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए, जैसे जमीन खरीदने के लिए या भवन खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, स्पेसिफिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब गारंटी दी जाती है तब उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक। तो ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ गारंटी, प्रत्याभूति के प्रकार। अब जो है हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे हैं, वो है आपका कि जब एक गारंटी देने वाला व्यक्ति, मतलब हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर राहुल, कब अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। इट मीन्स जो 5,000 रुपए का उनके ऊपर गारंटी दी गई, उन्होंने गारंटी दी है, तो वो अपने दायित्व से किन किन कंडीशन में फ्री हो जाएंगे, उनको कोई भी दायित्व का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम समझ लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब कोई प्रतिभू, मतलब जिसने गारंटी दी है उसको श्योरिटी बोलते हैं, प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, वो परिस्थितियां हमें समझनी है। प्रतिभू, ठीक है, प्रतिभू मतलब गारंटी देने वाला व्यक्ति, हमारे उदाहरण में मिस्टर राहुल, ठीक है। हम समझने के लिए लिख लेते हैं गारंटी देने वाला, ठीक है, कब अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब गारंटी देने वाला अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है? कब हो जाएगा? मिस्टर राहुल जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कब फ्री हो जाएंगे? तो पहला है अनुबंध का खंडन होने पर, खंडन होने पर। देखिए मिस्टर राहुल का दायित्व जो है राम और मोहन, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, तो अनुबंध का खंडन हो गया, मतलब ये इन दोनों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया, अनुबंध खंडित हो गया, ब्रेक हो गया है, तो क्या होगा? अपने आप ही मिस्टर राहुल का दायित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अनुबंध का निष्पादन होने पर, अनुबंध का निष्पादन होने पर, निष्पादन होना मतलब कि राम ने 5,000 रुपए उधार दिए थे, मोहन ने 5,000 रुपए भुगतान कर दिए, तो क्या होगा? मिस्टर राहुल का दायित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि कब जो है ये गारंटर फ्री हो जाता है, उसको 5,000 रुपए नहीं देना रहते हैं।
तो पहला तो हो गया कि अनुबंध जो है दोनों पार्टी ने खत्म कर लिया, खंडित कर दिया है कि अब हमें ये करना ही नहीं है, उनके बीच में जो भी हुआ हो। और अनुबंध का निष्पादन मतलब अनुबंध जो है वो परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई हो। तीसरा है अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन होने पर, अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन होने पर, परिवर्तन होने पर यदि मिस्टर राहुल को बिना बताए मिस्टर राम और मोहन ने कोई अनुबंध की कंडीशन में चेंजेस कर लिए, ध्यान रखना, बिना प्रतिभू को बताए अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करने पर प्रतिभू का दायित्व अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रतिभू मतलब गारंटी देने वाले व्यक्ति के द्वारा पूरी कंडीशन देखते हुए गारंटी दी जाती है। यदि जो है मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच में जो जिन शर्तों पर अनुबंध हुआ है उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है जिसके बारे में प्रतिभू को मतलब जो गारंटी दे रहा है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो प्रतिभू है वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। चौथा प्रत्याभूति गुम जाने पर, प्रत्याभूति गुम जाने पर यदि जो है जिस मतलब बोलना चाहिए जिस डॉक्यूमेंट पे प्रत्याभूति दी गई थी, गारंटी लिखकर दी गई थी मिस्टर राहुल के द्वारा, जिस डॉक्यूमेंट पे वचन दिया गया था या जो डॉक्यूमेंट दिया गया था वचन देने के लिए, यदि वो कहीं गुम जाता है तो उस कंडीशन में भी प्रतिभू का दायित्व अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि दायित्व जो है जबरदस्ती दायित्व आप बता नहीं सकते जब तक आपके पास लिखित में कोई गारंटी पेपर नहीं हो। तो यदि जो है गारंटी पत्र जो है गारंटी लेटर जो है वो मिसप्लेस हो गया है, गुम गया है, तो उस कंडीशन में भी प्रतिभू का दायित्व जो है गारंटी देने वाले का दायित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्याभूति मिथ्या वर्णन द्वारा प्राप्त की गई हो, मिथ्या वर्णन द्वारा प्राप्त की गई हो। यदि गारंटी देने वाले से जिसने गारंटी दी है वह यह बात सिद्ध कर दे कि उससे जो गारंटी ली गई, जिस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में, जिस अनुबंध के संबंध में गारंटी ली गई है उसमें झूठ बोला गया है, तो उस कंडीशन में भी प्रतिभू का गारंटी देने वाले का दायित्व जो है वह मुक्त हो जाता है, वह फ्री हो जाता है। कब? जब जो है यह बात गारंटर मतलब जिसने गारंटी दी है प्रतिभू इस बात को सिद्ध कर दे कि उससे जब गारंटी ली गई जिस अनुबंध के संबंध में उसमें उससे झूठ बोला गया, तो उस कंडीशन में भी उसका दायित्व जो है वह फ्री हो जाता है, उसे कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर, प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर यदि जिस व्यक्ति ने गारंटी दी है गारंटर उसकी ही डेथ हो जाती है तो उसका दायित्व किसी और व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं होगा, वह अंडरस्टूड रहेगा कि उस व्यक्ति की दायित्व जो है वह खत्म हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य ऋणी के द्वारा मुक्त करने पर, मुख्य ऋणी के द्वारा मुक्त कर देने पर, जिस व्यक्ति के संबंध में गारंटी दी गई थी उस व्यक्ति ने ही बोल दिया कि अब गारंटी की जरूरत नहीं है, तो वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिभू कब अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। एक और क्वेश्चन इसमें छोटा सा बनता है प्रतिभू के अधिकार, मतलब जो गारंटी दे रहा है व्यक्ति, चूंकि वह अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देता है तो उसको कौन कौन से राइट्स हैं, तो शॉर्ट में हम वो भी समझ लेते हैं कि प्रतिभू के कौन कौन से अधिकार हैं। तो प्रतिभू के अधिकार जो है उसकी बात हम करेंगे। तो क्वेश्चन यदि आता है तो आप उसको 3 बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं उसके अधिकार। पहला मुख्य ऋणी के प्रति, दूसरा ऋणदाता
और तीसरा सह प्रतिभू, गारंटी देने वाले एक से ज्यादा हों। तो मुख्य ऋणी के प्रति क्या अधिकार है उसके, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं। अब गारंटी दी है तो सबसे पहले यदि किसी कंडीशन में मुख्य ऋणी ने पैसा नहीं चुकाया है और प्रतिभू को मतलब गारंटी देने वाले को 5,000 रुपए चुकाने पड़े, मिस्टर राहुल को चुकाने पड़े, तो पहला अधिकार क्या रहेगा उसका कि वह अपनी राशि को प्राप्त कर सकता है। किससे? मोहन से। तो पहला अधिकार क्या हुआ कि राशि प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, यदि हमारे एग्जाम्पल में देखें तो मोहन की यदि 5,000 रुपए का भुगतान मिस्टर राहुल ने किया है तो राहुल को यह अधिकार है कि वह मिस्टर मोहन से 5,000 रुपए वसूल कर सकता है, वो यह उसका अधिकार है। ऋणदाता के इसमें देखें आप तो ऋणदाता के इसमें अधिकार उसको यदि जो है मिस्टर जो मुख्य ऋणी है उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, राहुल के द्वारा यदि भुगतान किया जाता है जिसने गारंटी दी है, तो उस कंडीशन में मिस्टर राम और मिस्टर राहुल ये दोनों मेन पार्टी बन जाते हैं। ठीक है, ऋणदाता तो उसमें ये अधिकार हो जाता है, तो क्या हो जाएगा राम और राहुल। कब? जब जो है मेन ऋणी जिसको ऋण दिया गया था उसने भुगतान नहीं किया है तो मिस्टर राहुल यहाँ पर मेन पार्टी बन जाएंगे और मिस्टर राम के द्वारा जो भी लाभ दिया जाना है या जो भी कंडीशंस और शर्तें जो हैं मिस्टर मोहन के लिए लागू होनी थी वह सारी शर्तें और कंडीशंस जो हैं वो मिस्टर राहुल के लिए लागू होंगी। तो ये ऋणदाता के प्रति अधिकार हो गया उसका कि मिस्टर राहुल को वो वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे मिस्टर मोहन को ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, सह प्रतिभू यदि जो है गारंटी केवल एक व्यक्ति ने नहीं 2-3 व्यक्तियों ने दी है तो उस संबंध में प्रतिभू का क्या अधिकार होगा? समान अंशदान पाने का। मतलब यदि जो है कितने 5,000 रुपए की बात हुई थी और राहुल के साथ मान लीजिए 2 व्यक्ति और हैं तो ये टोटल 3 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ पर जो है यदि मिस्टर राहुल ने 5,000 रुपए पूरे भुगतान किए हैं तो उन्हें यह अधिकार है कि अपने साथ में जिन 2 लोगों ने और गारंटी दी थी उनसे जो है वो अपना अंशदान प्राप्त कर ले क्योंकि 5,000 रुपए का भुगतान उन्होंने किया है। ये अधिकार कब लागू होंगे? जब गारंटी देने वाले जो है एक से ज्यादा व्यक्ति हों। तो ये है हमारे गारंटी देने वाले के अधिकार। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी यूनिट 2 जिसमें 2 टॉपिक है, हानि रक्षा अनुबंध और प्रत्याभूति अनुबंध। तो स्टूडेंट्स आप यूनिट 2 को तैयार कर सकते हैं।